अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुर इसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 87। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। सिकंदर। सिकंदर, उसने अपने लहजे में मेरा नाम दोहराया। हिंदुस्तानियों के अजीब अजीब से नाम होते हैं, तुम्हारा नाम आसान है। अगर सिकंदर कहना मुश्किल है तो अलेक्जेंडर कह लो, मैंने कहा। सिकंदर को तुम्हारी जुबान में अलेक्जेंडर कहते हैं, लेकिन ये ना कह देना अलेक्जेंडर की नस्ल से हूं, वो यूनानी था। मेरे भाई के कातिल का नाम भी सिकंदर है, रीता ने कहा। सुना है वो भी खूबसूरत आदमी है। तुमने कहा था कि मेरे भाई के कत्ल के मतलब कुछ बताओगे, और तुमने ये भी कहा था कि उसने एक गरीब इंडियन लड़की की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की थी। तुम ये तो जानती होगी कि वो एक नवाब के महल के बाहर कत्ल हुआ था, मैंने कहा। मैं उस नवाब को जानती हूँ, रीता ने कहा। वहाँ कोई तकरीब थी। मैंने उसे बताया कि उस तकरीब में पुलिस के अंग्रेज अफसरों ने कैसी कैसी बदतमीजियाँ की थी और किस तरह उसका भाई महल के एक मुलाजम की नौजवान बेटी को पकड़कर महल के एक लान में ले गया था। लड़की उसकी मिन्नत समाजत करती थी, मैंने कहा, लेकिन तुम्हारा भाई उसे पैसों का लालच दे रहा था और जबरदस्ती पर उतरा हुआ था। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम सिकंदर था, लड़की को तुम्हारे भाई से छुड़ाने के लिए उसके पीछे जा रहा था और वो बरवकत पहुंच गया और उसने तुम्हारे भाई को कत्ल करके लड़की की इज्जत बचा ली। मैं इसे सच नहीं मान सकती, रीता ने कहा। तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम वहां मौजूद थे। तुम सुनी सुनाई सुना रहे हो। मैं वहां मौजूद था, मिसिस गुलबर्ट, मैंने कहा। मैं मौके का गवाह नहीं, मैं कातिल हूं। डीएसपी वार्न को मैंने कत्ल किया था। मैं सब इंस्पेक्टर सिकंदर हूं। वो इस तरह मुझसे अलग हट गई जैसे मैंने उसे डंक मार दिया हो। उसे ऐसे लगा जैसे रात और ज्यादा तूफानी हो गई हो। तूफान की चीखें और बिजली की कड़क कुछ और बढ़ गई थी। वो लड़की तुम्हारी क्या लगती थी? रीता ने बहुत देर बाद खामोश रहकर पूछा। उसके साथ मेरे 2 रिश्ते थे, मैंने जवाब दिया। वो हिंदुस्तान की लड़की थी और दूसरा रिश्ता बहुत ही गहरा था, वो मुसलमान थी। लेकिन तुम्हें क्या हासिल हुआ? रीता ने पूछा। इंडिया की पुलिस का इतना काबिल और सीनियर अफिसर मारा गया और तुम अपने ओहदे और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। वो मेरे मुल्क की पुलिस का अफिसर नहीं था, मैंने कहा। वो अपने आप को बादशाह समझता था। वहां नवाब के महल में जितने भी अंग्रेज अफसर थे वो सब मुझे स्पेशल ब्रांच का बड़ा काबिल सब इंस्पेक्टर समझते थे। मैंने दहशत गर्दों के जो गिरोह तोड़े हैं और जिन्हें खतरनाक दहशत गर्द लीडरों को मैंने गिरफ्तार कराया है, वो अंग्रेज अफसर नहीं करा सकते थे। लेकिन मुझे वो अपना एक दयानतदार और वफादार गुलाम समझते थे। वहां मेरी अपनी बहन भी थी। तुम्हारे अंग्रेज अफसरों ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उन्हें अपनी बहन पेश करूं। तुम्हारी बहन वहां क्या कर रही थी? रीता ने पूछा। ये एक अलग दास्तान है, मिसिस गुलबर्ट, मैंने कहा। जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा बारीक और छोटी छोटी तफसीलात भी बताऊं। इतना ही बता देना काफी है कि वो नवाब के महल में मौजूद थी और मैंने उसे वहां से निकालना था। तुम इंस्पेक्टर विल्काक्स को जानती होगी, उससे पूछ लेना। मैंने अपनी बहन को वहां से निकाल कर एक जगह छुपा दिया था। तुम्हारे अफसरों ने उस गरीब मुलाजिम की बेटी को पकड़ लिया और तुम्हारा भाई शराब के नशे में बदमस्त उसे अलग ले गया। मेरा ख्याल है कि मेरे भाई का यह जुर्म इतना संगीन नहीं था कि उसे कत्ल कर दिया जाता, रीता ने कहा। मिसिस गुलबर्ट, मैंने कहा, तुम हमारे पास क्या महसूस कर रही हो? क्या तुम डर नहीं रही कि हम चारों तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे जो तुम्हारा भाई उस लड़की के साथ करना चाहता था? हाँ, रीता ने जवाब दिया। तुम्हारी तसल्ली और वादों के बावजूद मुझे यही डर है। गुलाम औरतों को भी यही डर होता है, मैंने कहा। हर औरत को अपनी असमत अजीज होती है। गुलामों को तो ये डर हर लम्हा रहता है कि उनकी असमत महफूज नहीं। हमारी एक बदनसीबी तो ये है कि हम गुलाम हैं
और दूसरी बदनसीबी ये है कि हम तुम्हारी कौम के गुलाम हैं। हमारी कौम की गुलामी को तुम इतना बुरा क्यों समझते हो? मिसेस गुलबर्ट, मैंने कहा, तुम्हारी कौम बदकार और बेहया है। इस मुल्क पर मुसलमानों ने भी हुकूमत की है पूरे 800 साल। मेरे आबा-ओ-अजदाद ने हिंदुओं की बेहयाई को ख़त्म किया था। तुम्हारी कौम ने हिंदुस्तानियों को यही सबक दिया है कि अखलाक और करदार ज़रूरी नहीं। क्या ये गलत है कि तुम अपनी इज्जत मुझे देकर रिहा होना चाहती हो? वो हंस पड़ी। तुम्हारे माँ बाप तो होंगे? उसने पूछा। क्या तुम उन्हें मिलने जाते हो? गिरफ्तारी के डर से तुम नहीं जाते होगे। मेरा कोई भी नहीं, मैंने जवाब दिया। यही 3 दोस्त हैं और जो मेरे सब कुछ हैं, या मैं उसे अपने खून का रिश्तेदार समझता हूँ। जो मजलूम होता है मैं तुम्हें भी मजलूम समझता हूँ। तुम्हारी इज्जत और जान की हिफाजत मैं अपनी जान में दे दूंगा। तुम्हारी बहन अब कहाँ है? वो मर गई, मैंने जवाब दिया। तुम कब तक भागे भागे फिरोगे? मैं भाग नहीं रहा, मैंने जवाब दिया। मैं सिर्फ छुप रहा हूँ। जंग में बड़े दलेर फौजी भी छुप कर फायर किया करते हैं। सिर्फ एक हिंदुस्तानी की लड़की की अजमत को एक अंग्रेज से बचाकर मेरी तस्कीन नहीं हुई। मैं हिंदुस्तान की असमत को तुम्हारी कौम से बचाने के लिए जमीन दोज जंग लड़ रहा हूँ। इसके साथ बहुत बातें हुई। उसमें शहनशाही की जो रऊनत थी वो निकल गई। मैं तो कहूँगा कि उसके ख्यालात ही बदल गए, और ये इस वजह से नहीं हुआ कि वो कैद में मजबूर थी और उस पर खौफ तारी था, बल्कि असल वजह यह थी कि उसमें अक्ल और जहानत थी, और चूंकि वो खुद कैद में थी इसलिए समझ गई कि गुलामी कितनी बड़ी लानत है और गुलामी से आज़ाद होने की जदोजहद करने वाले लोग कितने अजीम होते हैं। वो ज़्यादा मुतासर हमारे सलूक से हुई जो उसके लिए गैर मुतवक्का था। क्या तुम्हारे दिल से खौफ निकल गया है? मैंने पूछा। मेरे दिल से बहुत कुछ निकल गया है, उसने कहा। मुझे मालूम नहीं था कि इंडिया में तुम जैसे खुददार आदमी भी मौजूद हैं। वो सब खुददार थे जिनके मुतल्लिक़ तुम्हें ये बताया गया है कि उन्होंने 1857 ईस्वी में बगावत की थी, मैंने कहा। गुलामों की जंगे आज़ादी अकाओं की नज़र में बगावत और दहशतगर्द होती है। यूँ समझ लो कि तुम्हारी कौम के खिलाफ एक और बगावत शुरू हो चुकी है। मिसेस गुलबर्ट, तुम सो जाओ, डरो नहीं, ना हमसे डरो ना तूफान से। उस पर खामोशी तारी हो गई। मैंने रस्मी सी 1-2 बातें की तो वो भी चुप रही। वो किसी गहरी सोच में गुम हो गई थी। मैंने उसे एक बार फिर कहा कि सो जाए तो वो लेट गई। मेरे पास एक चादर थी, वो मैंने उस पर डाल दी। बिजली इस कदर जोर से कड़की जैसे गार के अंदर बम फटा हो। चमक इतनी जो सूरज की चमक से 2-3 गुना ज्यादा थी। रीता चीख कर उठी और मेरे साथ लिपट गई। वो बुरी तरह कांप रही थी। मैंने उसे अपने बाजुओं में ले लिया। उसकी हालत डरे हुए बच्चे की सी हो गई जो अपनी माँ की गोद में पनाह लिया करता है। रात गुजर गई, ना वो खुद सोई ना उसने मुझे सोने दिया। सुबह तलू हो रही थी जब मुझे ऊँग आई और मेरी आंख लग गई। उस वक़्त तूफान थम गया था। रीता भी शायद उसी वक़्त सोई थी। मुझे दोस्तों ने जगाया। नूरुल्लाह और बाले ने पराठे पकाए थे। उस दौर में चाय का रिवाज नहीं था। देहात में अक्सर लोग चाय के नाम से भी वाकिफ नहीं थे। हम चारों में सिर्फ हमीदुल्लाह खान चाय पीता था। अंग्रेज चाय के आदी थे, इसलिए मैंने बाले से कहा था कि चाय की पत्ती ज़रूर लाए, जो वो ले आया था। रीता के लिए हमने चाय तैयार की और मिट्टी के प्याले में उसे दी। वो कुछ देर प्याले को हर तरफ से घुमा घुमा कर देखती रही। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। यहाँ यही कुछ है मिसेस गुलबर्ट, मैंने कहा। तुम्हें यही कबूल करना पड़ेगा। मुझे ये अच्छा लग रहा है, उसने कहा। मैं इस ज़माने से पीछे चला जाना चाहती हूँ जब इंसान इसी तरह गारों में रहा करता था। इंसान जितनी तरक्की करता चला जाता है उतनी ही अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। फिर हमारे साथ इसी गार में रहो, मैंने हंसते हुए कहा।
अगर तुम लोग मुजरिम ना होते तो मैं बड़ी खुशी से यहीं रह जाती, उसने कहा। फिक्र ना करो, मैंने कहा, हम तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन ये तुम्हारे खामंद और तुम्हारी हुकूमत पर मुनहसर है कि वो तुम्हें जल्दी रिहा कराते हैं या नहीं। हमीदुल्लाह खान ने कहा, तुम्हारी बादशाही के लिए 25,000 रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं, मेरा खामंद इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। रीता ने कहा, अगर मेरी हुकूमत को रहम आ गया तो मेरे लिए ये रकम अदा कर देगी, तुम उन्हें इतला दे दो। हमने उसी रोज इतला भिजवाने का फैसला कर लिया था। बारिश की वजह से कीचड़ बहुत ज्यादा हो गया था, फिर भी हम चाहते थे कि इतला जल्दी भेज दी जाए। मैं और हमीदुल्लाह कागज और पेंसिल लेकर अलग जा बैठे और इंस्पेक्टर फजल हुसैन के नाम पैगाम लिखने लगे। हमने लिखा, इंस्पेक्टर फजल हुसैन, तुमने मुझे चैलेंज किया था कि तुम मुझे पकड़ोगे, अब मौका है, आओ और मुझे पकड़ लो। लेफ्टिनेंट गुलबर्ट की बीवी मेरे पास है, ये खत अपने डीएसपी को पेश कर देना और उसे कहना कि तुम्हें अपनी औरत चाहिए तो 25,000 रुपया अदा करके अपनी औरत को ले जाओ। ये उस औरत से पूछना कि हमने उसके साथ कैसा सलूक किया है। तुम जानते हो कि मैं अखलाकी मुजरम नहीं, मुझे और मेरे साथियों को मिसेस गुलबर्ट के जिस्म के साथ और उसकी खूबसूरती के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। हमें 25,000 रुपया चाहिए। मैं ये रुपया अय्याशी में नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि तुम्हें और तुम जैसे हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने की जद्दोजहद में खर्च करूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ ना आए तो अपनी पुलिस फोर्स लेकर आ जाओ और अपने आकाओं की औरत को हमसे छुड़ा ले जाओ। सिकंदर। मैंने इस खत में वो जगह भी लिखी थी जहां रकम लाकर रखनी थी। ये जगह हमारे ठिकाने से दूर उसी पहाड़ी इलाके के साथ ही एक बहुत बड़ा दरख्त था। मैंने लिखा था कि रकम उस दरख्त के नीचे एक आदमी आगे आकर रख दे और हमारा एक आदमी जाकर रकम की थैली उठा लेगा। मिसेस गुलबर्ट उसके साथ होगी, हमारा आदमी वापस आ जाएगा और मिसेस गुलबर्ट रिहा होकर चली जाएगी। मैंने ये भी लिखा था कि हमें धोखा देने की कोशिश की गई या हमारे आदमी को पकड़ा गया या हमारे आदमी को गोली मार दी गई तो ये सोच लो मिसेस गुलबर्ट हमारी रेंज में होगी, हम उसे गोली मार देंगे। मैंने ये भी लिखा कि हमारी नफरी खासी ज्यादा है और हमारे पास राइफलें और रिवाल्वर हैं। इसके अलावा हम ऊंची जगहों पर बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे। हम किसी एक आदमी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने ये रुका तय किया और उसके साथ तकरीबन आधा पाव वजनी पत्थर बांधा। इंस्पेक्टर फजल हुसैन का थाना कमोबेश 4 मील दूर था। बाले ने रात को ये रुका ले जाकर इंस्पेक्टर फजल हुसैन के थाने के अहाते के अंदर फेंकना था। हमने रकम लाने का दिन और वक्त भी मुकर्रर कर दिया था। उसके मुताबिक हमने अंग्रेज हुकूमत को 4 दिन की मोहलत दी थी। गार से बाहर तूफान बादे बारा ने ये हालत कर दी थी कि जगह जगह पानी खड़ा था। कमजोर दरख्तों के टहन टूट गए थे। गार के करीब ही एक पुराने दरख्त का बहुत टूटा टहन टूट कर गिरा हुआ था। मैंने उसे देखा, जहां से यह टूटा था वहां से काला हो गया था। यह निशानी थी कि उस टहन पर बिजली गिरी थी। रात को जो सबसे ज्यादा खौफनाक धमाका हुआ था और सूरज से ज्यादा चमक पैदा हुई थी वो उस बिजली की थी जो इस दरख्त पर गिरी थी। बाला और नूरुल्लाह खाना पकाने में मसरूफ थे। उन्होंने बकरी को खुला छोड़ दिया। ये खासा ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी। बकरी को चरने चुगने के लिए खुला छोड़ दिया गया और अचानक ही हमें बकरी के बोलने की ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे उसे दरिंदे ने पकड़ लिया हो। बकरी की ऐसी आवाजें उस वक्त निकलती हैं जब उसे ज़िबा करने के लिए गिराया जाता है। बाले ने कहा कि बकरी को देखो, उसे क्या हो गया है। मैं और हमीदुल्लाह खान उस तरफ गए जिधर से बकरी की आवाजें आ रही थी। रीता भी हमारे पीछे पीछे आ गई। हम उस जगह तक पहुंच गए जहां पानी जमा था और उसके इर्द गिर्द दलदल थी। ये वो जगह थी जहां हमने छोटे मगरमच्छ देखे थे। अब तो उस जगह का नक्शा ही बदल गया था। ये छोटा सा छप्पर था
एक झील बना हुआ था। पानी ज्यादा इलाके में फैल गया था। हमने अपनी बकरी को देखा, वो उस पानी के किनारे जा पहुंची थी और दो मगरमच्छों ने उसे इस तरह पकड़ रखा था कि उसकी एक टांग एक मगरमच्छ के मुंह में और दूसरी दूसरे मगरमच्छ के मुंह में थी, और वो दोनों उसे घसीटते हुए गहरे पानी में ले जा रहे थे। हम बकरी की कोई मदद नहीं कर सकते थे। मगरमच्छ उसे घसीटते हुए पानी में ले गए। हमारे देखते ही देखते बकरी पानी में गायब हो गई। हमारे दूध का जो जरिया था वो भी गया। मैंने ये तमाशा पहली बार देखा है, रीता ने कहा, और हम वहां से फिर वापस आ गए। शाम के बाद बाला पत्थर के साथ बंधा हुआ रुका लेकर चल पड़ा। नूरुल्लाह भी ये कहकर उसके पीछे चला गया कि वह बाले को अकेला नहीं जाने देगा। उन दोनों के पास खंजर थे। मैं और हमीदुल्लाह वहां तक उनके साथ गए जहां मगरमच्छ थे और एक असदहा भी था। हम जब उस रास्ते से अंदर आए थे तो उस वक्त हमें थोड़ी सी जगह खुश्क मिल गई थी, मगर अब पानी ही पानी था। बाला और नूरुल्लाह पानी में से ही गुजरने लगे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि मगरमच्छों का खतरा था। उन दोनों को पहाड़ी की ढलवान पर चढ़कर और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते गुजरना पड़ा। हम वापस आकर अपने साथियों के इंतजार में बैठ गए। मैंने गुज़श्ता रात अपने मुतल्लक रीता को बता दिया था कि मैं कौन हूं। अब उसे हमीदुल्लाह खान के मुतल्लक भी बता दिया कि ये नवाबजादा है। ये भी बता दिया कि उसने एक आदमी को कत्ल किया था और उसे उम्र कैद की सजा हुई थी और ये जेल से फरार होकर आ गया। हमीदुल्लाह खान ने रीता को ये बताना शुरू कर दिया कि अंग्रेजों ने उन नवाबों और महाराजों को क्यों छोटी छोटी रियासतें दे रखी हैं और ये लोग अपनी रियाया के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। ये नवाब और महाराजे अपनी रियाया के लिए फिरौन बने हुए हैं, हमीदुल्लाह खान ने कहा। उनके महल्लात में शराब पानी की तरह बहती है। उनके कुत्ते भी उन्हीं जैसे खाने खाते हैं और उन महल्लात के साए में लोग फाका कशी करते हैं। तुम्हारे अंग्रेज अफसरान महल्लात में आकर अय्याशियां करते हैं। तुम्हारा भाई भी अय्याशी करने आया था, मैंने कहा, और वो मारा गया। मत सुनाओ मुझे बार बार, रीता ने झंझलाकर कहा। मैं ये सुन सुनकर तंग आ गई हूं कि मेरे भाई ने जो गुनाह किया था उसकी उसे सजा मिल गई है। मैं शर्मसार हूं। अपनी कौम को भी शर्मसार करो, हमीदुल्लाह खान ने कहा। मैं कुछ नहीं कर सकती, रीता पहले से ज्यादा झंझलाहट में बोली। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम लोगों से बहुत मुतासर हुई हूँ। अगर तुम समझते हो कि मेरी जान इंडिया के काम आ सकती है तो मैं जान दे दूंगी। मैं हैरान हूं कि तुम इतने ऊंचे करदार के आदमी हो कि जिस कौम को तुम अपना दुश्मन समझते हो उस कौम की एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे कब्जे में है और तुम उसे अपना मुअज़्ज़ज़ मेहमान समझ रहे हो। मैं तो ये समझती थी कि मैं 4 वैश्यों के कब्जे में आ गई हूँ और मैं बड़ी ही अज़ियतनाक मौत मरूंगी। मैं यही कर सकती हूँ कि तुम्हारे साथ रहूं और इंडिया की आज़ादी के लिए जो जंग तुम लड़ना चाहते हो वो भी लड़ूं। नहीं मिसेस गुलबर्ट, मैंने कहा, हम तुम्हें किसी और मुसीबत में नहीं डालना चाहते। हमने तुम्हें पहले ही जिस मुसीबत में डाल रखा है उस पर हमें अफसोस है। हमने तुम्हें आलाकार बनाया। ये एक खामोश रात थी। हम अपने दोनों साथियों के इंतजार में बेताब थे। वो इतने अनाड़ी तो नहीं थे कि पकड़े जाते, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता था। दूसरा खतरा उस जगह मौजूद था जहां से उन्होंने इस ठिकाने में से अंदर आना था। वो पहाड़ की ढलान के साथ साथ निकल तो गए थे, लेकिन खतरा सा महसूस होता था कि वापसी पर वो फिसल ना जाएं। चांदनी बड़ी साफ थी, लेकिन जहां से उन्होंने गुजरना था वहां पहाड़ी का साया पड़ता था और वहां दरख्त इतने घने थे जिनसे अंधेरा हो गया था। मैंने एक बंदोबस्त करने की सोची। हमने बहुत सी खुश्क लकड़ियां गार में इकट्ठी कर ली। मैंने और हमीदुल्लाह ने कुछ लकड़ियां उठाई और वहां तक चले गए जहां से हमारे साथियों ने गुजरना था। एक मौजू और जरा बुलंद जगह जाकर ये लकड़ियां रखी और उन्हें आग लगा दी। जो आग ज्यादा होती गई, रोशनी बढ़ती गई, उससे रास्ता कुछ नजर आ ही जाता था।
हम वहीं खड़े रहे, रीता भी साथ थी। आखिर हमें नूरुल्लाह और बाले की बातों की आवाजें आने लगी। मैंने बुलंद आवाज से उन्हें पुकारा और कहा कि वो आग को देखकर उसकी सीध में चले आए। वो संभल संभल कर आ गए। उन्होंने बताया कि वो काम कर आए हैं। मुकर्ररा दिन तक जो दिन गुजरे वो वैसे ही गुजरे जैसे पहले गुजरे थे। रीता हम में घुल मिल गई थी। मेरे साथ वो कुछ ज्यादा ही बेतकल्लफ हो गई थी। वो मुझ में ऐसी दिलचस्पी लेती थी जिसमें दिखावा नहीं था। मुकर्ररा वक्त से 2 घंटे पहले हम चारों पहाड़ियों के अंदर अंदर उस जगह पहुंच गए जहां हमने पोजीशनें लेकर बैठना था। हमारे सामने और नीचे वो दरख्त था जिसके नीचे गवर्नमेंट के किसी आदमी ने या रीता के खामंद ने रकम लाकर रखनी थी। हमारे सामने खुला इलाका था, कहीं कहीं छोटे बड़े खड्ड भी थे। हम हर तरफ देख रहे थे कि पुलिस या फौज तो नहीं आई। हमें ऐसे में कोई आसार नजर ना आए। सही वक्त पर एक अंग्रेज जिसने फौजी वर्दी पहन रखी थी सामने आया। वो जहां से सामने आया था वहां 2-3 टीकरियां सी थी और उनके दाएं बाएं खड्ड थे। रीता मेरे साथ थी। उसने बताया कि जो आ रहा है उसका खामंद लेफ्टिनेंट गुलबर्ट है। उसके हाथ में एक थैली थी। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि उस जमाने में करेंसी नोट कम होते थे और रुपए के सिक्के ज्यादा चलते थे। थैली जो लेफ्टिनेंट गुलबर्ट ने उठा रखी थी वो खासी वजनी मालूम होती थी। उसमें 25,000 रुपए सिक्कों की सूरत में तो नहीं आ सकते थे, उनमें सिक्कों के साथ नोट भी होंगे। रीता के खामद ने दरख्त के नीचे आकर थैली जमीन पर रख दी और पहाड़ी की तरफ देखने लगा। हम चारों इकट्ठे छुपे बैठे थे। हम में ये बहस शुरू हो गई कि रीता को साथ ले जाकर थैली कौन उठाए। मुझे मेरे साथी जाने नहीं देते थे। हमीदुल्लाह को भी नूरुल्लाह और बाले ने रोक लिया। बाला या नूरुल्लाह जाना चाहते थे। हमीदुल्लाह ने कहा कि हम हर काम इन दोनों के जिम्मे डाल देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इस खतरे में भी उन्हें ही भेजा जाए। हम अपनी जुबान में बातें कर रहे थे जो रीता नहीं समझ सकती थी, लेकिन इतना वो समझ गई कि हम ऐसे वक्त किस बहस में उलझ गए हैं जब हम में से किसी एक को फौरन नीचे जाना चाहिए। उसने मुझसे पूछा कि हम किस मसले पर बहस कर रहे हैं। मैंने उसे बताया कि हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम में से कौन थैली उठाने जाए। मैं जाती हूँ, रीता ने कहा और उठ खड़ी हुई। तुम नहीं जा सकती, मैंने कहा। मुझ पर एतबार करो सिकंदर, रीता ने कहा। मैं अपने हाथ से तुम्हें ये रकम देना चाहती हूँ। ये कहकर वो बड़ी तेजी से नीचे उतर गई। फिर उसने रुक कर पीछे देखा और बोली, अगर मैं इधर आने की बजाय अपने खामंद के साथ चल पड़ूं तो तुम्हारे पास 2 बंदूकें, एक राइफल और एक रिवाल्वर है। मैं और मेरा खामंद तुम्हारी रेंज में होंगे। तुम बड़ी आसानी से हमें गोली मार सकते हो। बेशतर इसके कि हम उसे रोकते या हम में से कोई नीचे जाकर उसे पकड़ता। वो दौड़ पड़ी। उधर से उसका खामंद उसकी तरफ दौड़ा। दोनों बेवकूफ हैं, हमीदुल्लाह खान ने कहा, जानते हुए कि हम उन्हें बड़ी आसानी से गोलियों से उड़ा सकते हैं। ये हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमीदुल्लाह खान ने अपना रिवाल्वर दोनों हाथों में पकड़कर अपने सामने हाथ एक बड़े पत्थर पर टिकाए और उन दोनों को शस्त में लेने लगा। मेरे पास राइफल थी जो डाक बंगले के चौकीदार की थी। मैंने राइफल सीधी कर ली, लेकिन नीचे कुछ और ही नक्शा देखा। रीता का खामद रीता की तरफ आ रहा था। उसने रीता को बाजुओं में लेने के लिए अपने बाजू फैला रखे थे, मगर रीता उसके बाजुओं में जाने की बजाय उसके करीब से गुजरकर आगे चली गई और थैली के पास जाकर थैली उठा ली। वो थैली दोनों हाथों में उठाकर हमारी तरफ चल पड़ी। लेफ्टिनेंट गुलबर्ट ने उसे रोक लिया, लेकिन वो उसे एक तरफ करके आगे आई। लेफ्टिनेंट गुलबर्ट ने उसे कमर से पकड़ा और पीछे को घसीटा। रीता अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेफ्टिनेंट गुलबर्ट ने रिवाल्वर निकाल लिया और नाले रीता की तरफ कर दी। फौरन बाद उसने झपटा मारा और रीता के हाथ से थैली ले ली। वो दूसरी तरफ चल पड़ा। उसने रिवाल्वर बेल्ट में उड़सकर रीता को बाजू से पकड़ा और उसे भी अपने साथ घसीटने लगा। इस सूरत हाल को हम फौरन समझ गए।
रीता रकम हमें देने के लिए ला रही थी, मगर उसके खामंद ने यह देखकर कि उसे अपनी बीवी तो मिल ही गई है, वो इतनी रकम हमें क्यों दे, रकम की थैली रीता से ले ली। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, हमीदुल्लाह ने कहा और उसके साथ ही रिवॉल्वर फायर कर दिया। लेफ्टिनेंट गुलबर्ट के हाथ से रकम की थैली गिर पड़ी।